चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था लैटिट्यूड के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी को हमें अब आगे कंप्लीट करना है। देन उसके बाद हम देखते हैं अपना एटमॉस्फेयर वगैरह भी जो चीज़ें हैं। चलिए बस 1 मिनट मेरे को दीजिएगा। चलिए लैटिट्यूड को हमें कंप्लीट करना है। मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करा देता हूं। कल इसके बारे में मैंने बात की थी कि जो लैटिट्यूड है उस पर कौन सा बनता है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ की बात होती है। किसकी बात होती है? नॉर्थ एंड साउथ। सिर्फ 2 ही चीज की हम बात करेंगे। अगर हमें ईस्ट और वेस्ट की बात करनी है, अगर हमें बात ईस्ट और वेस्ट की करनी है तो हमें लॉन्गिट्यूड पे जाना पड़ेगा। किस पर? लॉन्गिट्यूड पर। और लॉन्गिट्यूड की वजह से ही, अगर अभी मैं आगे चल के टाइम की बात करूंगा कि जो टाइम है, समय है, वो किसका यूज करके होता है, कैसे है, इस तरीके से वो देखा जाएगा अभी। तो आप मेन चीज ये है। अच्छा, इसके अंदर और हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आपके पास वीडियो आ गई होगी। लैटिट्यूड को एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ये बोला गया था। पैरेलल लाइन 179, लैटिट्यूड 181, 66.5 23.5 डिग्री। और आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन और फ्रीज जोन में क्या क्या आता है, वे कौन सा वो है, शहर है, आपको ये पता था। नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ये तीनों आपके तीनों क्लाइमेट जोन में आते हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से अफ्रीका अफ्रीका से पास होती हैं। जो सर्द की वर्टिकल रेंज है वो आपकी 3-3 महीने कहाँ कहाँ कैसे पड़ती है वो सब मैं बता चुका था। अब आगे की मैं बात कर लेता हूं। सनलाइट रेज इन दी समर, थोड़े से पॉइंट है उनको लिख लीजिए। जो सनलाइट रेज हैं समर में, सनलाइट रेज इन दी समर, वो कहां पड़ती है? मैंने आपको बताया था ये इक्वेटर होता है, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। जो हमारी एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कल, जो हमारी सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकल शेप में पड़ती है। इक्वेटर से पहले सबसे 3 महीने जो चलेगी वो रेज कहां जाएगी? अर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाती है। देन कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है और कैप्रिकॉर्न से फिर वापस इक्वेटर जाती है। 3 महीने 3 महीने 3 महीने का गैप रहता है। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12 महीने आपके पास हो गए थे। चीज भी मैंने बताई थी। लेकिन जो सन की वर्टिकल रेज हैं, जो इंडिया है, वो कौन सी लाइन है जो इंडिया के बीच से गुजर रही है? अगर मैं बात करूं यहां पर इंडिया का, ये बना देता हूं मैं, थोड़ा देखिए। ये इंडिया है, भारत है। ये जो भारत है, इस पे को जो लाइन निकल रही है हमारी, ये वाली रेज ये निकल रही है, ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो हमारे भारत के बीच से लाइन निकल रही है, गुजरती है, वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वजह से ही हमारी जो समर की सिचुएशन होती है या विंटर की, वो चेंज होती है। जब सन ऊपर जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी, नीचे आएगा तो बीच का मौसम, जो दिन है इक्वल, फिर नीचे आएगा ठंड, क्योंकि जब साउथ में, इधर जो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था आग लगी थी, तो उस दौरान क्या था?
जब आग लगी थी उस दौरान क्या था बेटा, उस दौरान हमारे यहां पर ठंड पड़ रही थी, तो उसी की ये बात कर रहे हैं। तो आगे चल के अगर देखेंगे कि सनलाइट जो है, जो रेज है इन दी समर, वो कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है इन इंडिया। सनलाइट रेज इन दी समर इन इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इसकी वजह से यहां से क्वेश्चन बना था, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहां पर क्वेश्चन बना था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट डे, जो सबसे लंबा दिन है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है, कब होता है समर में, किस हिस्से में होता है लॉन्गेस्ट डे, आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और स्मॉलेस्ट डे, स्मॉलेस्ट डे सदन में होना चाहिए, फिर स्मॉलेस्ट डे कहीं में होना चाहिए, आपका सदन में होना चाहिए, बिल्कुल। शॉर्टेस्ट डे सदर्न हेमिस्फेयर में, देखिए सदर्न हेमिस्फेयर। गर्मियों में जो बड़ा दिन है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्थर्न में होता है, और स्मॉलेस्ट जो होता है वो साउथर्न में होता है जब गर्मी पड़ती है। वो जब गर्मियां चल रही होती है तो उस टाइम पे जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है उनमें जो दिन है वो बड़ा होता है। डेट मीन्स इंडिया में जब गर्मी पड़ती है तो दिन बड़े होते हैं, और जो सदन है वहां पर ठंड होगी तो सीधी सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, छोटा दिन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, गर्मियों में बड़ा दिन होता है, सर्दियों में छोटा। तो आपका जब गर्मी यहां पड़ रही होंगी तो लॉन्गेस्ट डे जो होगा वो कब होगा, नॉर्थ में। क्यों नॉर्थ में क्यों बोला, इंडिया नॉर्थ ईस्ट आपको बताया था नॉर्थ में होता है। तो जब नॉर्थर्न जो हेमिस्फीयर है उसके दिन क्या हो जाएंगे, जो नॉर्थर्न में आते हैं बड़े हो जाएंगे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उसके दिन छोटे हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर गर्मी पड़ रही होगी। समर की बात कर रहा हूं मैं, तो समर की बात कर रहा हूं तो आपको पता है आपके दिन बड़े होंगे तो नॉर्थर्न के बड़े होंगे। ये कैसे बोल रहा हूं, ये चीज शायद जो आज क्लास ले रहा होगा उसकी समझ में नहीं आएगी जब तक कल की नहीं आएगी। आज मैं ऑनलाइन आने वाला था, ऑनलाइन इसीलिए नहीं आ पाया कि कल की क्लास जो थी वो रिकॉर्डेड है, और वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो चला है, ये अगर यही समझ नहीं आया ये चीज क्या है, मैंने कल पूरी क्लास अच्छे से समझाई है, अगर यही समझ में नहीं आया तो आप इस क्लास को लेने का कोई मतलब नहीं था और पता भी नहीं लगेगा। इसलिए वो पहली क्लास लेनी पड़ेगी कल की, तभी ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। अच्छा, मैंने आपको ये एक बार बता देता हूं, फिर भी ये वाला आपको बताया था इक्वेटर, ये वाला नॉर्थर्न और ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, और यहां पर इंडिया का भी मैप बनाया था मैंने, ये चीज भी आपको बताई थी। किसका फोन आ रहा है, चलिए आगे देखिए। समर में 21 जून को चलिए लॉन्गेस्ट डे और जी शॉर्टेस्ट डे आपके समर 21 जून, समर में 21 जून को क्या होता है, आपने बड़ों से भी सुना होगा देखा भी होगा। 21 जून को क्या होता है बेटा आपका, जल्दी से बताइए। बड़ा दिन जो बैठा जाएगा, जो चेंजेस होगा वो 21 जून को होगा। कब होगा, 21 जून को। इसको समर सोलेस्टिस बोला जाता है, समर सोलेस्टिस, सोलेस्टिस बोला जाता है, समर सोलेस्टिस 21 जून। ग्रीष्म अपनापन, ग्रीष्म अपनापन। चलिए आगे। विंटर सोलेस्टिस में 22 दिसंबर को आपका, विंटर में 22 दिसंबर को छोटा दिन होने लगता है। 21 जून को दिन चेंज होगा, बड़ा हो जाएगा यहां पर। और आपका अगर मैं बात करता हूं अब विंटर की, इसको रफ कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूं विंटर की, तो विंटर में आपका 22 दिसंबर को
विंटर में 22 दिसंबर को आपका दिन छोटा होने लगता है। और यहां पर अभी आपको एक दो चीजें और लिखनी पड़ेंगी। विंटर में आपको 22 दिसंबर का दिन जो है वो बहुत छोटा होता है, 22 दिसंबर से छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आएगा और साउथर्न आएगा, क्योंकि हम लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं तो यही आने वाले हैं। नॉर्थ और साउथ की ही बात होगी, अभी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की होगी नहीं, ईस्ट और वेस्ट की एल्टीट्यूड में होगी, लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न में। अब एक बात बताओ, जब आपका गर्मी पड़ रही थी, समर थी, तो समर होने की वजह से जो नॉर्थर्न था वो लॉन्गेस्ट डे आते थे, लेकिन यहां पर सर्दियों में क्या होना चाहिए आपका, सर्दियों में क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से। सर्दियों में क्या होता है हमारे यहां, सर्दियों में, विंटर में हमारे यहां पर नॉर्थ में, मतलब हमारे यहां पर सर्दियों में दिन जो है छोटे हो जाते हैं, तो शॉर्टेस्ट डे किसमें, नॉर्थर्न में, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है आपका, लॉन्गेस्ट डे। जब यहां पर मैं वही बताने वाला हूं, फिर से वही, जब यहां पर हमारी सर्दियां पड़ रही थी, ये वो टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, वन उसमें जंगल में आग लग गई थी, बहुत दूर तक कई दिनों तक चली थी, बहुत जानवर उसमें मर गए थे। साउथर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपका शॉर्टेस्ट डे। कब, जब ये बात कर रहा है किसकी, समर की बता दी थी, जब बात कर रहा है ये विंटर की। तो बेटा इसका ध्यान रखना, ये विंटर की बात चल रही है ना कि समर की, ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया होगा। अच्छा, 21 मई और 23 सितंबर को, 21 मई बेटा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट, 21 मई और 23 सितंबर को जो दिन है वे इक्वल रहते हैं, जो दिन है डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, 21 मई और 23 सितंबर को। वैसे आई थिंक ये चीजें वैसे भी नॉर्मली पता होती है, कुछ को होती है, सबको नहीं होती, कुछ को पता होती है, कुछ बड़े बताते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर में देख लेते हैं, या नॉर्मली कोई भी आपसे मतलब कोई जीएस की नॉलेज रखता है तो वो बता देते हैं, एक दूसरे से पता लगती है कि हाँ आज का दिन बराबर है, या आज से दिन बड़े होने लगे हैं, आज से दिन घटने लगे हैं। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। मैं फिर से बताता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बता के चलता हूँ, तो उस पर मार्क करके चलें ये वाली चीज़। और समर या विंटर में, नॉर्थर्न में, मतलब समर की बात करें तो ध्यान रखना नॉर्थर्न में क्या होने वाला है। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको विद एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था नॉर्थर्न और साउथर्न किधर होता है, तो उसी के हिसाब से इसको मैंने क्लियर किया कि जो नॉर्थर्न होता है उसका शॉर्टेस्ट डे, आपका नॉर्थर्न का शॉर्टेस्ट डे होगा, कब होगा, विंटर में होगा, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, इधर रहते हैं, और इधर का रहने का, विंटर का अपने हिसाब से आइडिया लगा लो क्या होना चाहिए। तो फिर सदन का क्या होगा। गर्मियों की बात करें, गर्मियों में देखो नॉर्थर्न की बात पूछ रहा है कि सदन की पूछ रहा है, जिधर की पूछिए उस हिसाब से आंसर दे दो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, आपको रटने की भी जरूरत नहीं, जब कोई ऐसी चीज आती है मैं कराई देता हूँ। 22 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, आगे इक्विनॉक्स की बात करेंगे हम। इक्विनॉक्स क्या होता है, ये होता क्या है। इक्विनॉक्स को बोला जाता है आपका इक्वल डे एंड इक्वल नाइट की जो मैं बात कर रहा हूं, दिख रहा है ना, ये थोड़ा फाउंडेशन ठीक नहीं रखा है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, इक्विनॉक्स जब आपका इक्वल डे और इक्वल नाइट की बात करता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट की बात कर रहा है, तो जब की बात करता है 21 मार्च। और अच्छा मैंने वैसे तो ये आपको बता दिया है
कि 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर। तो इक्विनॉक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब ये रहे 21 मार्च और 23 सितंबर। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 मार्च और 23 सितंबर इनको क्या बोला जाता है? इक्वल डे और इक्वल नाइट, इक्विनॉक्स। समझ में आ रही है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम विंड की कर लेते हैं, विंड पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है विंड? हवा। टाइप्स देख लेते हैं इसके, प्रकार। पहला आपका परमानेंट विंड। कौन सी विंड? परमानेंट एंड सीजनल। परमानेंट एंड सेकेंड इज सीजनल। थर्ड इज लोकल विंड। थर्ड इज लोकल विंड, परमानेंट। ये तीन टाइप्स होते हैं विंड के। वैसे तो सिर्फ इतना ही एक बार पूछा गया था, वैसे तो इतना सिंपल होता है, इसको पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार पूछा गया था तो आपको इसके टाइप्स तो बिल्कुल पता होने चाहिए। परमानेंट विंड, सीजनल एंड लोकल। परमानेंट तो जो ट्रेड में रहती है, इसको ट्रेड विंड भी बोल देते हैं, जो नॉर्मली आपकी चलती रहती है, परमानेंट। सीजनल जब आपका वेस्ट साउथ, जब आपका वेस्ट और साउथ वाला मानसून आता है, वेस्ट और साउथ वाला मानसून आता है, तब की बात कर रहा है, सीजनल। एंड लोकल में नाम आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लू, लू ही बोला जाता है उसको बेटा, लू, या फिर मिस्ट्रल। इसमें और भी नाम हो सकते हैं, मिस्ट्रल, MISTRAL, ठीक है। एक नाम और लिख सकते हैं आप, सीरो। चलिए, बस विंड इतना काफी है समझाने के लिए। अगर मैं परमानेंट की आगे बात करूं तो परमानेंट का एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो वो पूछता यहीं तक ही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी वो आगे चला जाए तो आपको पता होना चाहिए। हमेशा ये चीज बता के चलिए कि जहां से क्वेश्चन बना उससे रिलेटेड में चीजें जरूर लिखी हुई हैं, ली हुई हैं। देखिए आगे बात करता है ये परमानेंट विंड। यहां पर जो इसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है प्रेशर इक्वल्स टू नहीं बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है दबाव के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है दबाव के, प्रेशर के। मतलब मान लीजिए सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो धरती की जो हवा होती है या उसके आसपास की जो मतलब हवाएं होती हैं, तो वो जो हल्की हवा होती है वो ऊपर उड़ जाती है। ऊपर उड़ते हुए जैसे वो बहुत गर्म होने के बाद बहुत हल्की हो जाती है और वो ऊपर उड़ जाती है। ऊपर उड़ते उड़ते वो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो वापिस आती है। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना है, आप उस डिटेल में ना जाके सिर्फ इतना समझिए, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है, सूरज की किरणें पड़ने से टेम्परेचर धरती पे इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, ये चीज वहां से हवा जो हल्की हवा है वो उड़ जाएगी। और अगर प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। बताइए, यहां तक समझ में आना चाहिए आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हवा है विंड always flow in high pressure to low pressure, high pressure to low pressure। जो हवा है वो फ्लो करती है किस वे में?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड को, समझ रहे हो? मतलब यहां पर धरती पर जब हाई प्रेशर पड़ रहा है तो वो लो प्रेशर की ओर मूव कर जाएंगी, या ऊपर हाई है तो नीचे की ओर मूव कर जाएंगी, उसी की ये बात कर रहा है। नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए, विंड में ये चीज पूछी हुई थी एक बार, परमानेंट, सीजनल, लोकल। लोकल में ये वाला एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीजनल में मैंने मानसून बता दिया, परमानेंट जो चलती ही है। परमानेंट विंड की बात करी इसने, तो इसका वैल्यू हिसाब क्या बैठता है कि जो प्रेशर है, दबाव है, PRESSURE, प्रेशर, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, तापमान के। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका जो प्रेशर है वो कम रहता है, और जो विंड है वो ऑलवेज फ्लो इन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझने की आपको इसमें जरूरत है। थोड़ा हम इसमें कुछ चीजें आती है, अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम कैसे लिया जाता है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस हैं या उनकी फुल फॉर्म समझ लीजिए वो हैं, तो उनको अब हम थोड़ा देख लेते हैं। ये डेफिनेशन इनके बारे में या फिर फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी गई है। देखिए, ITCZ, आई थिंक बहुत कम को पता होगा, ये वाली चीज बहुत ही कम लोगों को पता होती है, लेकिन अभी तक तो ट्रॉपिकल भी नहीं जानते होंगे। आपको टाइम जोन के बारे की बात करता है ये, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। शायद वीडियो सही चल रही है ना, देख लो एक बार उसको। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये पूछी जा चुकी है बेटा, और एक बार नहीं 2 से 3 बार, और अदर एग्जाम में भी, सो दैट ये इंपॉर्टेंट बैठ जाती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। चलिए, ये आई थी इस बीच में, इसलिए मैंने इसको भी हैंड टू हैंड ले लिया है। थोड़ा एक आता है वर्ड इसमें, लैंड ब्रिजेस, और इधर आता है सी ब्रिजेस। लैंड भूमि के बारे में बात करेगा ये, इधर सागर के बारे में बात करेगा, समीर बोला जाता है, जमा हुआ टाइम। इसके बारे में क्या बताना है, विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड ब्रिजेस कब होगा, जो विंड है, हवा है, विंड फ्रॉम लैंड टू सी, मतलब जो हवा है जब धरती से सागर की ओर चलेगी तो तब आपका कौन सा आएगा, विंड फ्रॉम लैंड टू सी को क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पूछता है विंड, जब आपकी हवा है वो धरती से सागर की ओर चलती है, विंड फ्रॉम लैंड टू सी, तो आप बोलेंगे लैंड, भूमि से इधर की साइड में चलती है तो लैंड ब्रिजेस। और अगर सी की बात करता है तो सी की बात में लिखेंगे विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किस बेस पे, जब ये डेफिनेशन, अभी मैंने वो लिखवाई आपको, ये इंपॉर्टेंट थी और इस तरीके की डेफिनेशन लंबी थी, लेकिन जो की वर्ड्स थे वो ये निकल के आते हैं, तो मैंने सीधे कीवर्ड्स उठाए और शॉर्ट नोट बनवा दिया कि जो हवा है जब सागर से इधर की साइड में चलेगी तो वो सी ब्रिजेस, और जब लैंड की बात होगी तो उसकी बात बोली जाएगी। बेटा यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, थिंक मेरे को लगता है। अच्छा, वन लैटिट्यूड कितने के इक्वल होता है, हमने लैटिट्यूड में बहुत कुछ पढ़ लिया, लैटिट्यूड फिनिश भी हो लिया है बस। वन लैटिट्यूड कितने के इक्वल होता है, वन लैटिट्यूड 111 किलोमीटर के इक्वल होता है। वन लैटिट्यूड इक्वल्स टू
111 किलोमीटर। 1 लैटिट्यूड इक्वल्स टू 111 किलोमीटर। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं चाहूंगा कि, और हाँ मैंने एक चीज देखी है बेटा, जो आपका ग्रुप है मैं अब भी देख रहा हूं, उसमें ग्रुप में आप जो मैसेज करते हैं ना स्टडी से रिलेटेड ज्यादा रखें। कल बोट पे ही चर्चा होने लगी कि ये बोट है, ये वो है, ये सर है, तो इतनी वो ना करें, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातें करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं तो ये फील होता है पता नहीं कैसे। हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप इतनी ज़्यादा वो ना करें उसमें। ठीक है बेटा, दो तीन मैसेज हैं, एक बार वो करूँगा मैं। चलिए बेटा, कुछ चीजें डेफिनेशन टाइप में मैं बोल रहा था, एक बार मैं लिखवा देता हूं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने पढ़ ली, मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन आपको इनकी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये दो लिखवाई हैं, एक फुल फॉर्म और एक डेफिनेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो लिखवा रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से समझना। दी लैटिट्यूड में है, दी सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल। मैंने शायद, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये चीज बताई हुई है आपको। पोल टू पोल, हेमिस्फीयर की बात करें, एक में बात करेगा लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड की, ये चीजें मैंने बता रखी है, मुझे बार बार बताने की नीड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन वो घुमा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बात किसकी कर रहा है, इसलिए इंग्लिश में लिखवा रहा हूं लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। द सेमी सर्किल रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लैटिट्यूड में साउथ और नॉर्थ की तो बात होती है ना बेटा, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, north to south are known as meridians of longitude। क्या बोला जाता है इसे? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। किसको? जो सेमी सर्किल है रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल, जो वो लाइन है जो वो रन करती है पोल टू पोल, या फिर ये कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, आर नोन एज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। and distance between them is measured in काहे में? बताइए, आंसर आपके हाथ में है, मैंने लिखवा दिया है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री आपको लिखवाया है। बस ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपके क्वेश्चन बनेंगे वही सब वहीं से ही, कि कहीं गुमराह ना हो जाओ, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो डिस्टेंस है वो काहे में मेजर होती है? देखो ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अब आप ये क्वेश्चन, यार काहे में होगी वे डिस्टेंस, क्या कहीं की बात कर दी, ये तो नई बात आ गई। नहीं है, सब वही है, बस आपको समझना है। अब ये पॉइंट में क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस में पूछे जा चुके और मैं इनको लेके आया हूं, सो आपको लिखवा रहा हूं डायरेक्ट, कि कहीं इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो पहले इस तरह का बन जाएगा, इसी तरह की चीजों पर ध्यान ज्यादा देगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे लिखिए इसमें। India government has accepted the Indian government
हैज एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट में फॉर स्टैंडर्ड टाइम, फॉर स्टैंडर्ड टाइम। अगर आगे बात करूं विच इज ये कितने समय के लिए है? 5.5, 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब क्या कर रहा है बेटा, सबका अपना अपना टाइम चेक करने का तरीका होता है। हमारे यहां पर भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपका मैं लिखाऊंगा अभी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसकी ये जो वर्ड आया है ना बेटा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनते जाएंगे, ध्यान रखना, पहली बोल के चल रहा हूं। ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा चुका है GMT, सो मैंने आपको पूरा लिखाया सिर्फ इस चीज को बताने के लिए। ग्रीनविच मीन टाइम GMT का फुल फॉर्म होता है, ये पूछा जा चुका है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट किया था, जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट के लिए, तो उसने जो स्टैंडर्ड टाइम लिया था विच इज 5.5 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। हमारा जो समय 5.5 घंटे आगे रहता है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, 5.30 मिनट। वो कहां से लिया गया, किस हिसाब से लिया गया? मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट में बात कर रहा है। कहां पर? आपका ईस्ट में, 82.5 डिग्री ईस्ट में बात कर रहा है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। इसमें एक फुल फॉर्म और है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन सा टाइम है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्रीज। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, जो GMT है, जो लिया जाता है समय, जो इसने बोला मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो समय है ना, तुम्हें एक हकीकत बता दूं, वैसे पूछी नहीं जाती, आपको शायद मिलेगी नहीं, नेट पे गूगल पे सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने मिर्जापुर देख ली है? खैर मैंने नहीं देखी, आपने देखी हो तो अच्छी बात है। जो मिर्जापुर है, हंसना नहीं है, जो मिर्जापुर है डिस्ट्रिक्ट यूपी का, वहां से टाइम चेक किया जाता है, वहां से टाइम चेक किया जाता है। लाइन वहीं से ही बात कर रहा है, ये जो मेरिडियन की बात कर रहा है 82.5 डिग्री, ये यही पड़ता है, उसी हिसाब से निकाल के लाते हैं टाइम को। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। इक्वेटर की एक बार डेफिनेशन इस तरीके से पूछी गई थी, और थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस तरीके की अगर पूछी जाती है, क्योंकि बेसिक में ये चीज पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है उस हिसाब से। इज एन इमेजिनरी लाइन, मैंने बताया था कल पूरा कराने के बाद एक बार इसके क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है वो बताऊंगा, वही बताऊं। इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द globe that divides it
that divides it into two equal parts, into two equal parts। अब आपको पता है जो डिवाइड करती है लाइन दो इक्वल पार्ट्स में ग्लोब के ऊपर से, इमेजिनरी लाइन उसको बोला जाता है। तो वो क्या होता है आपका यहां पर बेटा, आंसर क्या आएगा, इक्वेटर। क्या आएगा, इक्वेटर। और वो मैंने आपको, मेरे को लगता है जो चीज आपको डायग्राम से या शॉर्ट नोट में लिखवा दी या समझा दी तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब वो क्वेश्चन अगर ऐसा बना रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए आप कैसे रेडी हो पाएंगे, कैसे हो सकते हैं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या टेस्ट इस तरीके से देने से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे रेडी रहना है। ये इमेजिनरी लाइन है रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बस खत्म बात। एक क्वेश्चन और बना था, देखता हूं इसको। हाँ देखिए, नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज, नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थर्न एंड साउथ हाफ सदर्न। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आए थे। हाँ, इंपोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड बेटा वो 23.5 और 66.5 इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। लैटिट्यूड क्या था, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ। लैटिट्यूड स्पेसिफाई अ लोकेशन, कौन सी लोकेशन बताता है लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ। ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं जो आए हुए हैं, डायरेक्ट देख के अभी क्वेश्चन बता रहा हूं, सिर्फ क्या आए हुए हैं। लैटिट्यूड फिनिश हो गया, उसी के ऊपर बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट चीज जो लिखवा रहा हूं ये आई हुई है, सो इसलिए लिखवा रहा हूं कि प्रॉब्लम ना आए, वरना करवा तो मैंने ऑलरेडी दी ही है। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए पहले अभी यहां पर हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात करेंगे। इस पर बहुत क्वेश्चन बने हैं। अभी आपने अल्टीट्यूड जो है ये पढ़ लिया है, लैटिट्यूड आपने पढ़ लिया है। अभी लॉन्गिट्यूड की हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चीज है उसमें, लेकिन आप सबसे पहले यहां पर आपको एटमॉस्फेयर समझना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, लेकिन चीजें ऑक्सीजन और धरती से रिलेटेड है और ये आपकी अर्थ में कंप्लीट होनी थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें सिस्टम अलग है, इंपॉर्टेंट बना हुआ है, इसलिए कुछ नोट्स हैं इसके में बना लीजिए आप। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लाइट चली गई है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। किस चीज का मिक्सचर होता है ये, गैसेस का। वाटर वेपर, भाप जो बनी होती है पानी की, उसके बाद एंड डस्ट पार्टिकल्स, एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब अगर आपका क्वेश्चन बना हुआ है इसमें इस तरीके से बना गया, इज ए मिक्सचर ऑफ, एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वाटर, थर्ड कुछ और दे दिया, फोर्थ डस्ट पार्टिकल, विच इज रॉन्ग इन विच, तो आप क्या लगाएंगे, जो वो तीसरा ऑप्शन है गलत वाला उसको लगा देंगे, क्योंकि गैसेस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल से बनता है। आगे, इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, मतलब अलग अलग रेशो होता है इनका कि कोई सा पार्टिकल कितने परसेंट का है, कितना परसेंट उसका रहता है और इसका कितना रहता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की कितनी है, 78%, ऑक्सीजन 21% एंड परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑफ द एटमॉस्फेयर, परमानेंट गैसेस। लिखिए बेटा, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलवेज, मतलब अभी बताता हूं, दे कॉन्स्टिट्यूट
99% ऑफ कंपोजिशन। मतलब इसका यह है कहने का कि एटमॉस्फेयर जिस चीज से बनता है उसमें 99% कंपोजिशन होता है, ये तो फिक्स है, लेकिन ये चीजें चेंज हो सकती है, किसी की परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। दे कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ कंपोजिशन। And their percentage always remain the same without any change. And their percentage remaining same without any change। बेटा थोड़ा तेजी से लिख रहा हूं मैं कंप्लीट कराने के चक्कर में, तो आप थोड़ा सा मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान देना जिससे आप लिख सको। देयर परसेंटेज रिमेनिंग विदाउट एनी चेंज। चलिए आगे। द रिमेनिंग 1% इज, जो 99 में 1% रह गई वो कौन सी है? जो 99 में 1% रह गया है उसमें क्या क्या आता है? उसके रिलेटेड बना है आर्गॉन। कितने परसेंट है? 0.93%। बिल्कुल एक्चुअल डाटा दे रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपकी 0.00005%। चार ही है ना जी। एक्चुअल डाटा है ये, बिल्कुल निकाला हुआ, जो आया हुआ भी था उसका एक्चुअल डाटा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना चाहिए और याद भी करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं। 4 0 4 0 3 0 2 0 1 0 देन विदाउट 0। 93 3 18 5 6 5, तो 5 6 5 हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, तो H के बाद O फिर H, तो आप इसको AC, इसे AC मान सकते हैं। फिर आपका HO हो गया, N अलग छोड़ दो, बाद में भी H आया रिपीटेशन में, तो इसको सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो अगर परसेंटेज को एक सीक्वेंस में दे करके पूछे कि कौन सी मात्रा की सबसे कम है, कौन सी सबसे ज्यादा है, इंक्रीजिंग में पूछ ले या डिक्रीजिंग में पूछ ले, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या आपको तो पता होनी चाहिए कि मतलब ये इंक्रीजिंग में बढ़ रही है, डिक्रीजिंग में, कौन सा स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सही है, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया है। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? पार्ट्स में डिवाइड है। कल्लू दादा बेटा बहुत मैसेज करता है, कल्लू ग्रुप की ही बात कर रहा हूं मैं। चलिए आगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बेटा ये देखा जाए पीपीटी भी बनी हुई है, कुछ चीज ऐसी हो मतलब हैंड रिटन में देनी पड़ती है, और ये पीपीटी उस वे में नहीं है, इसलिए मुझे सोच रहा हूँ कि हैंड रिटन से दूंगा, उससे बच्चे लिखेंगे भी, याद भी होंगे, और मैं लिख रहा हूँ उस चीज को देखते हुए भी याद होगा। और कुछ नया एक्स्ट्रा रहता है, जैसे क्वेश्चन टाइप कराने पड़ जाते हैं तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहीं के वहीं लिख दो, या कुछ नया समझाना है वो भी, सो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के जब दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इन 5 डिस्टिंक्ट लेयर बेस्ड। ये 5 अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, 5 अलग अलग लेयर में एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, पढ़ेंगे इनके बारे में क्या होती है। ट्रोपोस्फेयर ये इंपॉर्टेंट है, बस नाम, बाकी तो बाद में देखेंगे हम क्या है, कौन सा क्या होता है, लेकिन ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लोनोस्फेयर,
इसको थर्मोस्फेयर भी बोला जाता है, थर्मोस्फेयर। अगर लोनो की जगह थर्मो बोल दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इनमें कुछ ऐसा समझाने की भी वो नहीं है। एटमॉस्फेयर है एक, एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है उसमें लेयर्स हैं, तो उस लेयर का नाम है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर की नीड नहीं, जैसे मैं बना देता था, बस आपको नॉर्मली लेयर बताऊं, इसमें भी मैं ये बना के और इसमें लेयर्स बना दूं इस तरीके से, मुझे नहीं लगता इनकी नीड है। डायरेक्ट आप लेयर्स को समझते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो, लोनो एंड एक्सो। तो ये नाम याद करने जरूरी है यार, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका ऑप्शन और कुछ भी नहीं है। चलिए ट्रोपोस्फेयर पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट है और इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ था इस पे, इसलिए मैंने एटमॉस्फेयर अभी उठाया है। और सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता है आप लैटिट्यूड पढ़ते हुए थोड़े बोर हुए होंगे, तो सो मैंने ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लिया जिसमें सीधे नोट्स बनाने हैं, ज्यादा समझने की नीड नहीं है इसमें। फिर सीधा आपका इसके बाद लॉन्गिट्यूड कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बेटा, मैं बात करता हूं आपकी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर, सबसे निचली, मोस्ट लेयर, लोअर मोस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत की बात कर रहे हैं, सबसे निचली, मोस्ट। इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली टू अ हाइट ऑफ, इसकी हाइट कितनी होती है? हाइट 8 किलोमीटर फ्रॉम दी पोल्स, पोल्स भी मैंने बताए हुए हैं आपको। हाइट 8 किलोमीटर फ्रॉम दी पोल्स एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम दी इक्वेटर, एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम दी इक्वेटर। अब बेटा, अब दुनिया में जिस किताब में और जिस गूगल या जहां आपका मन हो नेट पे, वहां डालना ट्रोपोस्फेयर, वहां आपको मिलेगा इतना बड़ा ग्राफ, पैराग्राफ। जब आप उसको पूरे को पढ़ लोगे ना, जब समझ में आएगा यार इसमें था क्या, इंपॉर्टेंट तो यही 3 चीज थी यार, इसमें और तो कुछ है ही नहीं। फिर आप कभी उस पर सर्च करना कि ट्रोपोस्फेयर पे क्वेश्चन कितने और कैसे बने, तो आपको देखोगे यार क्वेश्चन भी यही बने यार, और कुछ बने नहीं, तो हम और क्यों पढ़े क्यों? तो बेटा ये फायदा होता है नोट्स बनवाने का। मेरे पास बहुत बेटर होता है, लेकिन क्या नीड है, कितना कराना है, इसमें इतना समझाने की नीड है कि नहीं है, डायरेक्ट लिखना है कि नहीं, कोर्स कब तक कैसे फिनिश, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सो डैट मेरे को ये उसी हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। आपको ये बोल दिया था बेटा घबराना मत, जो आपको चाहिए वो मैं देके चल रहा हूं, जितना चाहिए, बस मेहनत करते रहना, पढ़ते रहो। जितना करा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सब यहीं से मिलेगा, ठीक है। इसमें और कुछ लिखाने लायक नहीं है। इट इन द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर चेंज सीजनली। क्वेश्चन ये बनता है, जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ट्रोपोस्फेयर, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर चेंजेस, द हाइट चेंजेस सीजनली। बेटा दिख रहा है ना इस वाले में, ये इधर सीजनली लिख रहा हूं मैं, बेटा सीजनली लिख रहा हूं। ये जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर की लेयर की, ये 8 किलोमीटर फ्रॉम द पोल और 18 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, ये सीजनली चेंज होती है बेटा। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आगे, इट इंक्रीजेज, ये भी लिखने वाली चीज है। इट इंक्रीजेज, ये बढ़ती है। इट इंक्रीजेज, लिखवाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इंक्रीजेज किस वे में लिखवाऊंगा, बहुत लंबा लिखा हुआ है। इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग समर लिख लीजिए, गर्मियों में ये बढ़ती है। एंड डिक्रीजेज
ड्यूरिंग विंटर। बस खत्म बात। इतने सिंपल उसमें लिखवा रहा हूं बेटा, खुद देख के समझ के कि इससे भी सिंपल और क्या डाल सकता हूं। ये जो आपकी अभी बात चल रही है, इसमें ट्रोपोस्फेयर में जो हाइट की बात हो रही थी वो इंक्रीज होती है समर में और डिक्रीज होती है आपकी विंटर में। पोल से 8 और इक्वेटर से भी आपको 18 पता लग गई। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए और क्या डाल सकता हूं मैं इसमें। ये इन पे क्वेश्चन बने हुए हैं डायरेक्ट, सो मैं डायरेक्ट ही लिखवा रहा हूं आपको, थ्योरी से हटके डायरेक्ट नोट्स जो सीधे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे अगर यहां से आएगा। ये जो लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तो आपको दिख ही गया था, मैंने ऊपर लिख भी दिया था मोस्ट। ये जो लेयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, ये साइज, हाँ ये ठीक बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, चलिए आगे स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसमें और कुछ की नीड नहीं है, ये इतना काफी था। नोट करते रहना पॉइंटों के हिसाब से, साफ साफ जो लगे अच्छा सा। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव दी, क्या पढ़ा अभी आपने, ट्रोपोस्फेयर। क्या पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर। चलिए, जो स्ट्रेटोस्फेयर है कहां लाई करता है लेयर में, जहां पर ट्रोपोस्फेयर होता है जस्ट उसके ऊपर होता है, लाइज अबव दी ट्रोपोस्फेयर। क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट कितनी होती है, 50 किलोमीटर। हाइट 50 किलोमीटर। कहां से, अबव अर्थ स्पेस, अबव अर्थ स्पेस। जो अर्थ से बात कर रहा है इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, 50 किलोमीटर अबव। ये हाइट की बात कर रहा है। हाइट पता होनी चाहिए इनमें कहां पर एग्जिस्ट करती है। अगर वो बात करें कि जो ये ट्रोपोस्फेयर होता है जस्ट अबव कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, वो बात करें ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली की हाइट कितनी है, फ्रॉम दी अर्थ स्पेस से बात करें, फ्रॉम दी अर्थ स्पेस, तो आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 50 किलोमीटर। द लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम, ये जो लेयर है विच इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, बादल जो होते हैं उनसे फ्री होती है। एंड एसोसिएटेड, ये इसकी नीड नहीं है। मेकिंग कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, इसके भी यहां पे क्वेश्चन बना हुआ है। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, फ्लाइंग एरोप्लेन्स। मतलब ये जो है, ये एरोप्लेन जो उड़ता है जिस लेयर में, ये एक देखा जाए उसके अनुकूल है या उसके लिए सबसे अच्छी है, आइडियल है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये वाली लेयर जो है एटमॉस्फेयर में हमारे, ये सबसे आइडियल होती है। जिस लेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं ऊपर, ये क्लाउड से, क्लाउड नहीं होते, क्लाउड के ऊपर की बात कर रहा है, बादलों से ऊपर की बात, वहां पर जहां एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो वो जो लेयर बनी हुई है वो आइडियल होती है किसके लिए, एरोप्लेन उड़ाने के लिए, विच इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। ठीक है बेटा, चलिए आगे। इतनी बात समझ में आई स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, इसमें एक पॉइंट और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इस पे भी। अगर एरोप्लेन की क्लाउड की बात करें, वो की मतलब जो क्लाउड फ्री है, ये जो आइडियल कंडीशन है एरोप्लेन उड़ाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लास्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं,
इसमें पूछा हुआ भी है, मैं इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको कैसे लिखवा सकते हैं देखते हैं। द अपर लिमिट ऑफ, इसमें लिखिए द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लिमिट है वो कौन सी होगी, उसका नाम क्या है, स्ट्रेटोपोज। क्या नाम है बेटा उसका, स्ट्रेटोपोज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्ट्रेटोपोज, यही है स्ट्रेटोपोज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रेटोपोज। वो पूछेगा स्ट्रेटोपोज किससे रिलेटेड है, स्ट्रेटोस्फेयर से, या स्ट्रेटोस्फेयर दी अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लिमिट होती है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटोपोज। डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन है डायरेक्ट, और कहानी है पूरी लंबी लिखी हुई है लेकिन उसमें से निकालना है तो वही मैं आपको लिखा रहा हूं। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स इन विच से लिखिए, इन विच, इसके अंदर मिले हुए होते हैं क्या, इन विच कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। किस तरह की गैस, ओजोन गैस। अब वो बात करें एरोप्लेन से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, ओजोन गैस से रिलेटेड, तो आपको नाम याद आना चाहिए एकदम, स्ट्रेटोस्फेयर। ये अब आपको पूरी, जब आप एक पैराग्राफ से पढ़ोगे तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है आप भूल जाओगे कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े इसमें, मार्क करते हो ना, वो मार्क करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट नोट्स बनवा रहा हूं कि जो ये कंटेंट्स है, मतलब ओजोन गैस जो लेयर मिल रही है वो स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड है, क्लाउड से रिलेटेड बात हुई, हाइट से रिलेटेड बात हुई, अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपोज। अब देखिए एक चीज से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए अब ये नहीं मैं स्ट्रेटोस्फेयर में कहानी से लिखवा दूं, पढ़ लेना बेटा, आप वहां लाइन अंडरलाइन कर रहे हो, फिर नहीं, डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, पॉइंट बना के लिखते रहिए और याद सारे करने हैं, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है इसमें मेसोस्फेयर देखते हैं, कौन सा, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर में क्या है, थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी दो ही तो पढ़ी है ना हमने, तो इसको थर्ड लेयर के नाम से भी जाना जाता है। सीक्वेंस में ही याद करना, मैंने शुरू में बोल दिया था सीक्वेंस में, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है ये, थर्ड लेयर है, तीसरी लेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मजा आ रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज में अपनी मैं कन्वर्ट करके लिखवा रहा हूं, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो आ रहे हैं, सीधे सीधे नोट्स हैं। एटमॉस्फेयर से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी है। बस थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके अंदर क्या आएगा बेटा, अब इसमें मुझे लिखवाने की ये तो नीड है नहीं कि ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आएगी भाई, जब आपकी ट्रोपोस्ट्रेटो से ऊपर आई है तो ये मेसोस्ट्रेटो से ऊपर आएगी, बस वही चीज ध्यान रखना। क्यों, जो ट्रोपो थी वो सबसे नीचे है, वो आपको बता दिया था, कहां सबसे उस पे लाई करती है, सबसे निचली लेयर है। अच्छा, इसकी हाइट की बात करते हैं फिर से, हर दूसरा पॉइंट हाइट का ही आता है, पहले इसकी वो लेयर कौन से पे और दूसरा हाइट, शायद 80 किलोमीटर समथिंग है, हाँ 80 किलोमीटर की हाइट है, कितनी, 80 किलोमीटर। इसके अंदर एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो इसका टेम्परेचर है, जो इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है कब, जब इंक्रीज होता है क्या, जब इंक्रीज होता है क्या, इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जोन। यहां पर जो एक जोन बनता है या फिर ओजोन लेयर टाइप जो बन रही थी जिसमें आप एरोप्लेन उड़ा रहे थे, वो जो ओजोन होती है वो अब्सेंस होती है, वो नहीं होती, उसके वजह से जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। कोई डाउट बेटा यहां तक, चलिए लिखिए और एक सेकंड मुझे दीजिए जरा।
चलिए ये समझ में आ गया भैया। थर्ड लेयर हाईएस्ट 80 किलोमीटर हाइट जो है, और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो जाता है? जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है वो इंक्रीज हो जाती है, ऊंचाई तो बढ़ी जाएगी, थर्ड लेयर है। अच्छा एल्टीट्यूड तो पता ही होगा नॉर्मली आपको वर्ड, जो ऊंचाई है वो बढ़ गई, या एल्टीट्यूड इंक्रीज हो गया, किस की वजह से? अब्सेंस ऑफ ओजोन, ओजोन वहां है नहीं। समझ में आ रहे हैं ना बेटा? चलिए आगे आगे मेसोस्फीयर हो गया, इसमें तो 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर थर्मोस्फीयर अबाउट दी मेसोस्फीयर, ये तो बताने की नीड नहीं है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मली कि हम ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं, एक एक आगे चल रहे हैं। 80 से ये एक्सटेंड हो सकती है, हाइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड। ध्यान रखना सिर्फ इसी का मामला ऐसा है जिसकी हाइट एक्सटेंड हो सकती है थर्मोस्फीयर की। कितनी? 80 से 400 किलोमीटर तक। अब ध्यान रखना ऐसा कौन सा स्फीयर है जिसकी हाइट इंक्रीज हो सकती है 80 से 400 किलोमीटर? वो है थर्मोस्फीयर। और अगर ये बोले कि जो थर्मोस्फीयर है उसकी जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, तो 80 से 400 किलोमीटर, 80 to 400 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली with increasing height, with increasing height। अब आपने अभी देखा था पहले वाले में, उसमें आपकी हाइट बढ़ गई थी, मेसो में हाइट बढ़ रही थी, एल्टीट्यूड बढ़ गया था, तो जब बढ़ा था तो डिक्रीज हुआ था टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर राइजेस बढ़ जाता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, विद इंक्रीजिंग हाइट। यहां पर हाइट बढ़ रही है तो यहां वाली लेयर का जो टेम्परेचर है, जो वो लेयर होती है उससे ऊपरली, उसमें टेम्परेचर एकदम फिर से बढ़ जाता है थर्मोस्फीयर में। बेटा ध्यान रखना इसका। थर्मोस्फीयर के अंदर एक लेयर और पाई जाती है और उसका नाम है बेटा लोनोस्फीयर। क्या नाम है उसका? लोनोस्फीयर। इसके अंदर लोनोस्फीयर के अंदर, ये लोनो इसी का पार्ट है थर्मो का। अब कोई पूछे लोनोस्फीयर कौन सी लेयर में पाया जाता है? थर्मोस्फीयर में। और लोनोस्फीयर में दो एलिमेंट मिलते हैं, आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आर्म्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना ही है। एटमॉस्फेयर में आर्म्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोनोस्फीयर कौन से का है? थर्मोस्फीयर का है। अगर लोनोस्फीयर पूछे किसका पार्ट है, किसकी लेयर है, तो थर्मोस्फीयर की है। अब आप किसी भी उसमें देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, उन पे जाने की नीड नहीं है, बस डायरेक्ट अपनी ये चीजें याद रखें, 3-4 हर केस में। अच्छा ये लेयर हेल्पफुल किसके लिए होती है, इसकी एक बार देख लेते हैं। कोई एरोप्लेन उड़ाने के लिए हेल्पफुल है, कोई हमारे जीने के लिए है जिस पे हम वो कर रहे हैं। कुछ में एनर्जी, ऑक्सीजन की सारी बात हुई कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। अगर मैं बात करूं कि ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, थर्मोस्फेयर में, ये हेल्पफुल किसके लिए है? ये हेल्पफुल है बेटा, हेल्पफुल फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो के ट्रांसमिशन के लिए। चलिए ये हेल्प करती है रेडियो के ट्रांसमिशन, जो आपका रेडियो को चाहिए होते हैं कनेक्शन,
या वायरलेस, या फिर आप बोल देते हैं कि थोड़ा सा वहां से रेंज पकड़नी पड़ती है, तो उन्हीं में हेल्प करता है। कौन सी लेयर करती है? थर्मोस्फेयर। ये इसमें हेल्प करती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वे हेल्पफुल होते हैं इनके लिए। रेडियो वेव्स जो होती हैं, वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। समझ रहे हो? मतलब जो वेव्स होती हैं वो टकराती है अर्थ से और वापस जाने वाली कंडीशन, वही उसी वेव्स की बात करता है। रेडियो वेव्स, ये आने की तो है नहीं चीज लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो रेडियो वेव्स है ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, धरती से उसकी वेव्स को, हमारे ये रेडियो की वेव्स को भेजा जाता है। आर रिफ्लेक्टेड बैक, ये ऊपर जाके थर्मोस्फेयर से टकराती है। आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी अर्थ बाय दिस लेयर, वापिस आके टकराती है, जाती है, टकराती है, वापिस आती है। अच्छा, लास्ट एक रहता है एक्सोस्फेयर। कौन सा रहता है लास्ट? एक्सोस्फेयर। बेटे ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट, इसलिए मैं इन पे टाइम दे रहा हूं। और इनके अंदर के जो पॉइंट है, ये लेयर कौन सी बनाता है, क्या किसके लिए हेल्पफुल है, कितनी हाइट है, ये चीज बस ध्यान रखनी है इनमें, और बाकी कुछ नहीं है। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर दी अपर मोस्ट लेयर, क्या नाम से जाना जाता है? जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, लास्ट अपर मोस्ट लेयर। वहां पर जो सबसे पहला था ट्रोपो वाला, वो कौन सी थी? लोअर मोस्ट। ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की सबसे ऊपर की। बेटा सीधा नोट्स है, हिंदी में मैं बोल के चली रहा हूं, आप लिख लेना। जो सबसे ऊपर की लेयर है वो आपकी एटमॉस्फेयर की, वो एक्सोस्फेयर बोली जाती है। और इसका जो साइज होता है वो बहुत ही थिन होता है। इसमें मिलता क्या क्या है आपको? लाइट, लाइट गैसेस like helium and hydrogen इसकी हाइट एक्सटेंडेड एंड बियॉन्ड होती है, बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर, बियॉन्ड दी थर्मोस्फेयर। मतलब थर्मोस्फेयर की कितनी बैठ जाती थी? 400 लो, शायद 800 था उसमें, थर्मो में 80 से 400 था। एक्सोस्फेयर में बेटा 960 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, 960 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है। हाइट, लाइट, एक्सटेंड, एटमॉस्फेयर कौन सी है? सीधी सीधी कंडीशंस लिख दी। डायरेक्ट क्वेश्चन बने, अब इसमें से 4 बन सकते हैं, तो चारों का आपका पता होना चाहिए कि कहां से शॉर्ट नोट में फायदा होता है। कहीं से क्वेश्चन बना दो आप, उसका डायरेक्ट आंसर होता है आपके पास। अच्छा, ये हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा एटमॉस्फेयर की ही बात कर रहे हैं, तो वेदर और क्लाइमेट की बात कर लें। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट आपका मिनिमम 30 साल का माना जाता है वैसे तो, पर ज्यादा टाइम पीरियड का जो समय होता है, हमारे वेदर्स जो चेंज हो रहे हैं, कभी ठंड, कभी गर्म, कभी आपका इक्वल डे में रहता है, कभी आपका कैसा मौसम, मतलब उन जितने भी चेंजेस आते हैं, कभी रेनी डे हो जाता है आपका, जितने भी चेंजेस आते हैं 30 सालों में या एक लंबे टाइम पीरियड को सेट किया जाता है। उस पूरे टाइम पीरियड में जो वेदर चेंज हुआ उसे क्लाइमेट बोला जाता है। और वेदर मौसम को जो एक पॉइंट पे, एक समय में, भाई क्या मौसम हो रहा है बाहर,
आप जरा देखना कल का क्या मौसम है, एक टाइम पीरियड पे, मतलब अभी कुछ है तो अगले घंटे कुछ और मौसम हो जाएगा कि भाई अगले घंटे क्या मौसम का हाल है या अब क्या मौसम हो रहा है। तो वेदर इतना संबंध रखता है, क्लाइमेट एक वेदर का कई सालों का उसका जो टाइम वो होता है, चेंजेस होते हैं, उसको देखा जाता है, तो वो आपका क्लाइमेट होता है। इस तरीके से आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मैं चाहूँ तो एक बार इस पे थोड़ा सा डेफिनेशन आपको लिखा सकूं। लिखिए, वेदर इज द डे टू डे, कितना ये चल रहा है, ओके, ठीक 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 ठीक, चलिए वेदर क्लाइमेट तक कर लें। देखिए, वेदर इज द डे टू डे, इज द डे टू डे कंडीशन। मैंने अभी यही बताई भाई क्या मौसम हो रहा है, अभी एक घंटे बाद क्या है या अभी क्या था, इस तरीके से वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर, ऑफ द एटमोस्फेयर। आगे, एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस एज रिगार्ड्स sunshine, temperature, cloud cover, आगे wind fog condition, air pressure, ह्यूमिडिटी, और क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन, और क्या हो सकता है, एंड सच अदर एलिमेंट्स एक्सेट्रा। अब देखिए, ये कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर में एक एट एनी प्लेस, किसी एक प्लेस पर, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी डालना चाहिए इसे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसने डाला नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय की बात कर रहा है, किसी एक प्लेस या एक समय की और एक कंडीशन की, डे टू डे की, किसी एक उसकी बात करेगा। मतलब एक समय पे किसी एक प्लेस का, मैं अभी यहां हूं यूपी, ठीक है, यहां पे मौसम ठंडा है, मुंबई चले जाओ, वहां का वेदर कुछ और है, वहां पे प्लेस भी चेंज हो गया, वेदर की कंडीशन भी चेंज हो गई, समय भी कुछ और हो सकता है, तो उसी की बात कर रहा है। तो क्या क्या चीज हम एक वेदर में क्या क्या पूछ सकते हैं कि यार सूरज की बात करें, सनशाइन, टेम्परेचर क्या हो सकता है, क्लाउड कवर हो रहे हैं नहीं, मतलब बादल क्या, बादलों का क्या स्थिति है। आप अपने मोबाइल में वेदर कंडीशन खोलते होंगे तो क्लाउड कवर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये सब, विंड, फोग, ये सब मिलता है आपको लिखा हुआ, ह्यूमिडिटी कितने पर डिग्री, परसेंटेज, इस तरीके से मिलती है। तो जो टेम्परेचर है, क्लाउड कवर या विंड फोग कंडीशन क्या रहेगी, एयर प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, ये सब पॉइंट्स आपके चेक किए जाते हैं, ये सब पॉइंट्स वेदर की कंडीशन में आते हैं बेटा, ठीक है। आगे क्लाइमेट पर हम चर्चा करते हैं, अभी करें या आज के लिए काफी है? आई थिंक मुझे कर लेनी चाहिए क्लाइमेट पर भी, क्यों? जी ठीक, देखिए, द एवरेज वेदर कंडीशन, थोड़ा सा स्मॉल लिख लें, द एवरेज वेदर कंडीशन, अब आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये तो समझ लिया वेदर में क्या है, हिंदी में मैंने बता ही दिया, अभी आप बस क्लाइमेट का और देख लीजिए। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ longer period, for a longer period
ऑफ टाइम represents the climate of a place. टेम्परेचर आपका, चाहे वेदर की बात हो रही हो चाहे क्लाइमेट की, टेम्परेचर दोनों में सेम पॉइंट है, सेम बात है। जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, एवरेज आपने देखा होगा कई सालों का निकाला जाता है, किसी एक का नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? एवरेज कई सालों का निकाला जाता है, किसी एक का नहीं। सो ये लास्ट पॉइंट है आपका क्लाइमेट का, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब एवरेज कंडीशन निकाली जाती है एक लंबे समय की, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की। मैंने यही बताया था आपको कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक लंबा आपका समय होता है, उसको 30 साल का या कितने का, उसमें जो एवरेज कंडीशन निकल के आती है किसकी, वेदर की, कि उस टाइम पे क्या था, क्या चेंजेस होते हैं, सारे चेंजेस अगर एक जगह इकट्ठे करें और एवरेज निकाले तो उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच। कल आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी मतलब उसमें आगे का पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।